लो। इसमें मैंने वेराइटीज और कुछ इसकी डिजीज थी वो मैंने नहीं करवाई है। कल वाली क्लास में मैंने ये सारी चीज आपको बताई थी। चावल में खेती के प्रकार, कल्टीवेशन ऑफ टाइप ऑफ राइस, नर्सरी विधि के द्वारा मैंने गीली क्यारी विधि आपको बताया था। 1/10वां भाग किसान काम में लेता है और इसमें जो है 3 से 4 लीफ स्टेज पर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं और 20 से 25 दिन के बाद में जो है इसका, उसके बाद में मैंने डेपोंग विधि बताया था आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला के द्वारा। स्पेसिंग इसकी 20x10 सेंटीमीटर बताई थी। 1000 वर्ग मीटर में 3 kg प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें सीड रेट रहते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था 11 से 13 दिन में ये तैयार हो जाती है कि 75 से 90 kg प्रति हेक्टर मैंने आपको बताया था। इसके बाद में SRI विधि बताई और SRI विधि के बाद में मैंने कुछ चीजें और आपसे बात की थी, किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात की, एनपीके के बारे में मैंने बात की, बायो फर्टिलाइजर के अमोनियम सल्फेट के बारे में बात किया मैंने, और इस तरीके से कौन सा ऑक्सीगत जोन है, अपर जोन कौन सा है, लोअर जोन कौन सा है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी मैंने आपसे बात की, अमोनीकृत उर्वरक कहाँ डालते हैं, ये मैंने किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक है उनको अमोनिया NH4 + NH3 नाइट्रेट के रूप में, दोनों के रूप में ये लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बताया था मैंने। एजोला के बारे में, एजेक्टोबैक्टर एजेस्पिन के बारे में मैंने बताया कि धान में एजास्पाइरलम जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में लेते हैं, और डेचा इसमें जो है ग्रीन मेन्यूर के लिए काम में लेते हैं। इसमें कुछ वेराइटी के बारे में डिस्कस करें। विश्व में पहली बोनी किस्म जो है ड्वार्फिंग वेराइटी है, जो TN जो है फर्स्ट है, और TN फर्स्ट जो है वो तैयार की गई है। और विश्व में चावल की अधिक उपज देने वाली, विश्व में चावल की अधिक उपज देने वाली हाई यील्डिंग वेराइटी जो है, अधिक उपज देने वाली वेराइटी जो है वो कौन सी है? IR8 है। कौन सी है? IR8 है। ये वेराइटी का आप नाम याद रखोगे। एक तो ये पूछी जाती है, दूसरी जो है आपसे पूछी जाती है, एक भारतीय चावल की अधिक उपज देने वाली बोनी किस्म जो है, ये तो है विश्व की, और एक आपको पूछा जाए कि भारतीय चावल जो है ये विश्व के बारे में, और भारतीय चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? जया है। कौन सी है? जया। तो ये दोनों चीज आप याद रखना। विश्व के बारे में पूछिए कि विश्व में सबसे ज्यादा अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है चावल की? IR8 है। और भारतीय चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? जया है। तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद में एक और जो है ड्वार की प्रथम बोनी किस्म भी है, ये अधिक उपज देने वाली प्रथम बोनी किस्म, ये प्रथम ड्वार्फिंग वेराइटी है, और ये भी विश्व में अधिक उपज देने वाली ड्वार्फिंग वेराइटी है। दोनों याद रखना। एक इसमें वेराइटी से रिलेटेड पूछा जाता है कि जादुई चावल को, भारत का जादुई चावल किसको कहा जाता है? मतलब जया वेराइटी को किसको कहा जाता है? इसी को जादुई
जादुई चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? जादुई चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखना, भारत की जादुई चावल के नाम से कौन सी किस्म को जानते हैं? जया किस्म को जानते हैं। किसको जानते हैं? जया किस्म को जानते हैं। भारत की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है, प्रथम उत्परिवर्तित किस्म जिसमें है जगन्नाथ है। कौन सी है? कौन सी है? जगन्नाथ। प्रथम म्यूटेंट वेराइटी जो है, उत्परिवर्तित जो किस्म है, वो कौन सी है? जगन्नाथ है। याद रखना, चावल की कौन सी वेराइटी जो है उत्परिवर्तित है, वो कौन सी है? जगन्नाथ है। कौन सी है? जगन्नाथ। तो ये भी आप याद रखना कि चावल की प्रथम म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है? जगन्नाथ है। कौन सी है? जगन्नाथ है। उसके बाद में बारानी सीधी बुआई हेतु, जैसे बारानी क्षेत्र जो होते हैं ना, बारानी क्षेत्र, और केवल सीधी बुआई के लिए जो चावल की वेराइटी है वो काम में लेते हैं बाला। उसका क्या नाम है? बाला। तो बारानी क्षेत्रों के लिए अगर आपसे पूछे, बारानी क्षेत्रों के लिए आपसे पूछे कि बारानी क्षेत्रों के लिए चावल की कौन सी किस्म, कौन सी किस्म जो है, तो इसमें आप याद रखोगे कौन सी किस्म है? अभी मैंने आपको बताया बाला। कौन सी है? बाला। और इसमें वेराइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। लवण प्रतिरोधी किस्में कौन सी हैं? IR8 और लूनीश्री, ये सुपर राइज के नाम से भी जानते हैं, जो लवणता प्रतिरोधी, जो लवणता को अच्छे से सहन कर लेती हैं। तो लवण प्रतिरोधी किस्म, लवण प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी है? एक तो है IR8, एक है ल्यूणाश्री, या इसको ल्यूणाश्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों वेराइटी हैं, IR8 और ल्यूणाश्री, ये कौन सी है? लवण प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी किस्म है? लवण प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद में पद्मा वेराइटी जो है वो भी है। जल भराव हेतु उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? तो मधुकर और चकिया और जलप्रिया। जल भराव हेतु उपयुक्त किस्म, एक तो है मधुकर, एक है जलप्रिया, एक मधुकर है और एक कौन सी है? जलप्रिया है। इसके बाद में दूसरी इसमें वेराइटी आपसे पूछे कि IARI से निकाली गई किस्में कौन सी हैं? तो नोरिन 8, नोरिन 18, पूसा 2 और बासमती 370। तो यानी कि IARI से निकाली गई किस्में, वो भी आपको याद रखना है। एक इसमें रोग लगता है ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्में, ब्लास्ट रोग लगेगा इसमें। कौन सा रोग लगेगा? ब्लास्ट। डिजीज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ब्लास्ट रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? तो इसमें याद रखना कि एक डिजीज लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट। तो ये जितनी भी वेराइटीज हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे जया है, वाराणसी है, राशि है। जया, वाराणसी और राशि। जया, वाराणसी और राशि, ये सारी वेराइटी जो है ब्लास्ट डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है। इसके बाद में और सारी बहुत सारी वेराइटियां हैं। विश्व में बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? अगर आपको पूछे कि बासमती चावल की विश्व में प्रथम हाइब्रिड किस्म, विश्व की प्रथम बासमती चावल की किस्म कौन सी है? तो कौन सी है? PRS10, PRH10 है। ये आप याद रखोगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्या क्या हाँ, तो बासमती चावल की पहली संकर किस्म है, और बासमती चावल की प्रथम बासमती किस्म जो है हाइब्रिड वेराइटी है, जिसको हम बोलते हैं PRS10 है। ये भी आप याद रखोगे। सूखा सहनशील वेराइटी कौन सी है? बाला, कंचन, किरण। सूखा सहनशील वेराइटी देखो, जो ड्रोथ रेसिस्टेंट वेराइटी होती है, सूखा सहनशील वेराइटी, तो सूखा सहनशील वेराइटी जो है किसमें है? कौन सी है? और उसमें जो है सूखा सहनशील वेराइटी है आपकी बाला है, कंचन है, किरण है। बाला, कंचन,
और किरण, ये सूखा सहनशील वेराइटी है। उसके बाद में जो है आयरन विषाक्तता की प्रतिरोधी किस्म फागुना है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है साबरमती में, सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त किस्म, सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त किस्म जो है वो साबरमती है। नई वेराइटी है वो कौन सी है? साबरमती है। तो ये बहुत सारी वेराइटीज हैं और इसमें से लगभग वेराइटीज आपको पूछी जाती हैं या नहीं पूछी जाती है। मेरे हिसाब से इसमें से वेराइटी आपके राइस में से नहीं पूछी जाती है। तो आप मुख्य रूप से जो है एक KRS फर्स्ट है, तमिलनाडु से विकसित किस्म है। इसमें एक सीड रेट का और मैंने आपको बताया नहीं, सीड रेट का याद रखना। और भी कोई वेराइटी है तो IR के द्वारा विकसित वेराइटी जो है नोरिन 10, नोरिन 18 है। ब्लास्ट से रेसिस्टेंट वेराइटी बता दिया मैंने। आयरन की विषाक्तता प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? फागुना। फागुना जो वेराइटी है जिसमें आयरन की विषाक्तता पाई जाती है, उसके मतलब जो आयरन ज्यादा होता है ना, तो एक वेराइटी जिसका नाम आप याद रखना, इसमें आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आयरन जो है फेरस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो गर्भवती महिला है वो चावल खाती है, क्योंकि और में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन इसमें कम होती है। जो वेराइटी जो आयरन की विषाक्तता प्रतिरोधी किस्म है वो कौन सी है? फागुना वेराइटी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम आयरन की मात्रा राइस की कौन सी वेराइटी में जो है पाया जाता है, वो कौन सी है? फागुना है। कौन सी है? फागुना है। इसके बाद में इसमें ताइचंग जो है नेटिव ताइचंग नेटिव TNF फर्स्ट जो है, ये विश्व की प्रथम पहली बोनी किस्म है। TN फर्स्ट ये चाइना से रिलेटेड है और विश्व की जो प्रथम बोनी किस्म है, जो बोनी किस्म वो TN फर्स्ट है। तो ये जो सारी वेराइटीज हैं, वेराइटी जो है वो रिलेटेड वेराइटीज है। आप इन सबको एक बार याद कर लेना। मोस्टली जो है राइस से वेराइटी से कोई क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। मैंने जो इंपोर्टेंट वेराइटी थी मैंने उससे आपसे डिस्कस कर ली, फिर भी एक बार इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो आप देख लेना, जया है, बासमती राइस जो है, नोरिन 18 है, PRS 10 है, भवानी है। मोटे दाने वाली किस्म जो है वो पूसा 2 और पूसा 21। मोटे दानों की आपको वेराइटी पूछे कि मोटे दाने वाले, तो पूसा 2 IRI के द्वारा विकसित की गई है और 22 और एक बाला है। ये मोटे दाने वाली वेराइटी होती है किसकी? राइस की। तो ये कुछ जो NCERT के अकॉर्डिंग जो इंपोर्टेंट वेराइटी है वो मैंने आपसे डिस्कस की है, जो आपके इंपोर्टेंट वेराइटी है। अब इसमें एक सीड रेट वाले जो है, सीधी बुआई के लिए अपन सीड रेट, मैंने एक तो आपको ये सारी चीज बता दी थी। एक चीज और रह गई थी इसमें कि राइस में जो सीड रेट लेते हैं वो किस तरीके से लेंगे, कौन सा सर सीड रेट में क्या करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। कि छिड़काव ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, देखो अगर बीज दर की बात करें तो बीज दर में आपको याद करनी पड़ेगी इसकी जो सीड रेट है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग के रूप में ले रहे हो, किसके रूप में ले रहे हो? छिड़कवा विधि के रूप में। छिड़कवा विधि के रूप में ले रहे हो तो यहां पर जो है 100 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़कवा विधि में ले सकते हो। कितने kg? 100 kg के हिसाब से आप ले सकते हो। ड्रिलिंग के द्वारा ड्रिलिंग के द्वारा 60 kg प्रति हेक्टर आप ले सकते हो। ड्रिलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक एक बीज जो है ड्रिलिंग के द्वारा डालते हो, वो ड्रिलिंग मशीन के द्वारा डालते हो। अब मैंने बताया संकर चावल जो होता है, हाइब्रिड राइस की जो सीड रेट होती है वो भी आपसे पूछी जाती है। हाइब्रिड राइस की सीड रेट आपसे पूछे तो 15 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको सीड रेट लेनी चाहिए। इसके बाद में नर्सरी विधियां मैंने बताई थी आपको, अलग अलग विधियां बताई थी, उसमें अलग अलग सीड रेट बताई थी। जैसे मैंने बताया था कि गीली क्यारी विधि के द्वारा मैंने 40 से 45 kg मैंने बताया गीली क्यारी की विधि। अगर नर्सरी विधि में पहली विधि आती है गीली क्यारी विधि, और इसमें मैंने बताया था 40 से 45 kg प्रति हेक्टर। एक मैंने आपको बताया था डेपोंग मेथड में मैंने क्या बताया था? हैं? वर्ग मीटर के हिसाब से बताया था मैंने। तो
आप ऐसे लिख सकते हो 75 से 90 केजी प्रति हेक्टर, ठीक है। और वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें वर्ग में कितना एरिया चाहिए, 20 से 25 वर्ग मीटर एरिया चाहिए। तो यहां पर अपन देखें तो 1 वर्ग मीटर के लिए कितनी चाहिए, 3 केजी प्रति वर्ग मीटर। ये भी मैंने कल वाली क्लास में अच्छे से बता दिया था, कल वाली क्लास में अच्छे से बता दिया था। उसके बाद में मैंने एसआरआई मेथड बताया, एसआरआई विधि के द्वारा। तो एसआरआई विधि के द्वारा मैंने क्या बताया, कितना बताया था एसआरआई विधि के द्वारा, कि इसमें जो है बहुत कम सीड की जो है 5 से 6 केजी यानी कि 7.5 केजी प्रति हेक्टर। बीच में हम देख ले, मिड में देख ले तो 7.5 केजी प्रति हेक्टर इसमें सीड रेट की आवश्यकता होती है। 5 से 7 के बीच या 5 से 8 के बीच होती है। तो उसका बीच का मिड का हम देखें तो 7.5 केजी प्रति हेक्टर होती है एसआरआई विधि के द्वारा। तो ये सारी सीड रेट मैंने एक जगह लिखा दी। मैंने नर्सरी विधि के द्वारा जैसे डेपोंग विधि, गीली क्यारी विधि, एसआरआई विधि, ये तीनों विधि मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, समझा दी थी। और आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें छिड़को। अगर डायरेक्ट आप बिना नर्सरी के भी यार ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, ऐसे हाथ में लिया जैसे अपन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ना ऐसे हाथ से, तो उसके लिए तो ज्यादा रखनी पड़ेगी सीड रेट, कितनी 100 से 100 केजी प्रति हेक्टर। ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, ड्रिलिंग मशीन आती है उसके द्वारा कितनी रखोगे, 60 केजी प्रति हेक्टर। राइस की अगर हाइब्रिड वेराइटी है तो हाइब्रिड वेराइटी के लिए सीड रेट कितनी है, 15 केजी प्रति हेक्टर। अगर डेपोंग विधि के द्वारा आपको प्रति हेक्टर पूछे तो 75 से 90 केजी प्रति हेक्टर, और आपको वर्ग मीटर के हिसाब से पूछे तो 3 केजी प्रति वर्ग मीटर आपको लेते हैं। एसआरआई विधि में 7.5 केजी प्रति हेक्टर और गीली क्यारी विधि में 40 से 45 केजी प्रति हेक्टर हम क्या लेते हैं। ये इसकी सारा जो है सीड रेट का मैटर है। किसका मैटर है, सीड रेट का, ठीक है। अब इसमें जो चीजें बच गई हैं वो कंप्लीट, लगभग कंप्लीट मैंने आपको इसमें बता दिया है। और इसमें कुछ धान में की जाने वाली प्रक्रिया में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक होता है हिलिंग, हिलिंग का मतलब होता है धान का छिलका हटाना। एक मैंने बताया मिल्किंग, दाने की पॉलिश और विटामिन बी की हानि को रोकना। मिलिंग जो होता है वो दाने की पॉलिश करते हैं ना ऊपर, मिलिंग में एक प्रोसेस होती है, जो चावल का दाना होता है उस दाने के ऊपर, चावल का जो दाना होता है उस दाने के ऊपर एक पॉलिश की जाती है। किडनी का शेप का होता है ना दाना, और उस पर एक पॉलिश की जाती है। क्यों की जाती है उस पर पॉलिश, विटामिन बी के लॉस को रोकने के लिए उस पर लेप किया जाता है। विटामिन बी के लॉस को रोकने उस पर लेप किया जाता है, उसे मिल्किंग कहते हैं। और एक प्रोसेस होती है बुशनिंग। बुशनिंग मैंने आपको बताया था कि बुशनिंग किसमें की जाती है, धान में की जाती है। और मतलब जब धान को हम बोते हैं उसके 25 से 45 दिन के बाद में खेत में हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधों को निकाल, देखो क्या करते हैं बुशनिंग में, जैसे धान को हमने बो दिया, इस खेत में हमने धान को बो दिया और धान को बोए हुए धान का बड़े बड़े पौधे हो गए, और धान के पौधे हो गए 25 से 45 दिन के बीच में करते हैं, मतलब 5 से 6 वीक के अंदर, 5 से 6 वीक के अंदर क्या करेंगे, ये जो धान के पौधे हैं, बुशनिंग क्या कहलाती है, बुशनिंग समझा रहा हूं मैं आपको। ये जो बुशनिंग प्रोसेस होती है ये क्या होती है, धान में करते हैं, पडलिंग भी धान में करते हैं। बुशनिंग का मतलब होता है कि धान में 25 से 45, बोने के 25 से 45 दिन बाद, बोने के 25 से 45 दिन के बाद में मेरे रसगुल्लो इसके बीच में हल चलाया जाता है। हल चलाकर या तो धान के अधिक पौधे होते हैं उनको निकाला जाता है, या खरपतवार को निकाला जाता है, या किसको निकाला जाता है, वीड को निकाला जाता है। या अधिक पौधे हैं धान के पास पास में हैं तो गैप फिलिंग को मेंटेन करने के लिए बीच में हल चलाया जाता है, और बीच में इस हल चलाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बुशनिंग। तो आप याद रखोगे, जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाए, जब धान के पौधे 25 से 45 दिन के हो जाए, उस समय धान के इनके बीच में खेत में हल चलाया जाता है, और हल चलाकर किसको निकाला जाता है, खरपतवार को, या अधिक पौधे होते हैं धान के उनको निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है एक तो खरपतवार मैनेजमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वीड मैनेजमेंट, और बीच में हल चलाओगे तो एक प्रकार से ननाण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ननाण, मतलब हल चलाने का मतलब एक छोटा सा ऐसा होता है जो वो गोल गोल घूमता है। उसके बाद में वायु का संचार अच्छे से होगा,
जब आप हल चलाओगे तो सोइल के पार्टिकल्स खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे पोर्स, तो वायु का संचार भी अच्छा होगा और साथ साथ में वीड का कंट्रोल होगा और पौधे को मजबूती प्रदान होगी। पौधा कैसा होगा? स्ट्रोंग होगा। बस यही इसके क्या है? उद्देश्य है। पडलिंग मैंने आपको बताई ली थी। पर बॉइलिंग जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि गर्म जल में उपचार करते हैं। पर बॉइलिंग जो है एक प्रोसेस और होती है पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग क्या होता है कि गर्म जो जल होता है, जब जल उबाल बिंदु पर होता है उसमें गर्म जल के अंदर राइस को रखा जाता है और उसको उबाला जाता है विटामिन बी के लॉस को कम करने के लिए। उसे हम पर बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पर बॉइलिंग कहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस किसमें होती हैं? राइस में बुशनिंग होती है। ये मैंने आपको बताया। क्रिटिकल स्टेज मैंने बताई दी थी। बूटिंग स्टेज जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। टिलरिंग स्टेज जो है 20 दिन बाद में आती है और फ्लोरिंग स्टेज 40 से 60 दिन बाद में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिजीज के बारे में हम बात करें तो डिजीज जो है कौन कौन सी डिजीज इसमें लगती हैं उस डिजीज के बारे में हम बात करें। एक इसमें डिजीज लगेगी, वो डिजीज के बारे में हम देखें तो एक इसमें इंसेक्ट जो है वो कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक तो हिस्पा कीट लगता है इसमें। कोलियोपटेरा गण का है, नीले रंग का बीटल है जिसको हम हिस्पा कहते हैं। डाई कोलोडिस्पा आर्मीजेरा जो है हिस्पा कीट है। एक लगता है ब्राउन होपर। कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं? इंसेक्ट यदि आपसे पूछा भी जाए तो एक तो हिस्पा कीट लगेगा जो कोलियोपटेरा गण का है। कोलियोपटेरा गण का है। एक ब्राउन होपर, ब्राउन प्लांट होपर, ब्राउन प्लांट होपर कीट लगता है जिसको बूरा फुदका रोग कीट कहते हैं। बूरा फुदका। एक राइस स्टेम बोरर लगता है। ठीक है, राइस स्टेम ये भी वायरस जनित ग्रासी स्टन रोग को फैलाता है। ये धान में वायरस जनित जो रोग होता है ये वेक्टर का काम करता है। ये जो इंसेक्ट है वेक्टर। और धान में एक डिजीज लगती है ग्रासी स्टैंड। ग्रासी स्टंड। स्टंड का मतलब ग्रोथ रुक जाती है। रोग। ये वायरस जनित बीमारी है। कौन सी जनित बीमारी है? वायरस जनित रोग है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? ब्राउन प्लांट होपर करता है। कौन करता है? ब्राउन प्लांट होपर करता है। तो ये चीज आप याद रखना। दोनों इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इमिडोक्लोरोपिड, इमिडेक्लोरोपिड आप यूज कर सकते हो। इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट को मारने वाला है। मेलाथियोन यूज कर सकते हो और 100 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। 100 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से इमिडोक्लोरोपिड। हिस्पा कीट जो कोलियोपटेरा गण का है और ब्राउन प्लांट होपर जो है बूरा खुद का रोग है, इस इंसेक्ट को रोकने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें थ्रिप्स भी लगता है और एक जो कीट लगता है इसमें उसका नाम है गंदी बग। गंदी बग जो है वो खेत में एक दुर्गंध सी आती है। एक और इंसेक्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं गंदी बग और एक खेत में एक स्मेल सी आती है और दुर्गंध सी आती है। और ये जो दुर्गंध आती है ये दुर्गंध आती है एक इंसेक्ट की वजह से जिसको हम बोलते हैं गंदी बग। तो ये इंपोर्टेंट इंसेक्ट हैं जो किसमें लगते हैं? राइस के अंदर लगते हैं। सर इसमें रोग कौन कौन से लगेंगे? रोग के बारे में बात करें तो धान में ब्राउन लीफ स्पॉट रोग लगता है हेलिमिंथ्रोस्पोरिस ओराइजी फफूंद के द्वारा। रोग के बारे में देखें और राइस का सबसे इंपोर्टेंट रोग है ब्राउन लीफ स्पॉट, धान का बूरा पत्ती धब्बा रोग। ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज काजिंग एजेंट, इसका काजल एजेंट क्या है?
पैथोजन जो है हेलिमिन्थोस्पोरिस स्पोरियम, हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी, कवक के द्वारा लगता है। और इस बीमारी को कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया था। इतनी भयंकर बीमारी थी कि 1943 में बंगाल में इस बीमारी के कारण अकाल पड़ गया था। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान का सेवन किया जाता है और 1943 के अंदर इस बीमारी का इतना ज्यादा प्रकोप था धान के ऊपर, जिसका नाम है हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी कवक द्वारा हुआ था, ब्राउन लीफ स्पॉट, और पूरा धान नष्ट हो गया था। इसलिए 1943 में बंगाल अकाल के नाम से इस बीमारी को जानते हैं कि बंगाल अकाल के नाम से धान की कौन सी बीमारी है, तो आप याद रखना ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज जो है उसे ही हम कहते हैं हेलिमिन्थोस्पोरियम ओराइजी कवक की वजह से होती है ये। उसके बाद में धान का ब्लास्ट रोग पायरिकुलेरा ओराइजी कवक के द्वारा होता है, और एक होता है ब्लास्ट रोग। एक इसका प्रमुख डिजीज और है, ये मैंने फर्स्ट बताई, दूसरी है सेकंड नंबर में। आपको केवल काजल डिजीज एजेंट याद रखना, ब्लास्ट रोग, और ये हवा के द्वारा एयरबोर्न डिजीज है, हवा के द्वारा फैलती है। ये एयरबोर्न डिजीज है। ये किसके द्वारा फैलती हैं? हवा के द्वारा फैलती हैं। और इसका डिजीज काजिंग एजेंट, वही मैंने आपसे बात की, तो इसका भी डिजीज काजिंग एजेंट मतलब इसमें कौन सा रोग कारक है? अरे रोग कारक कवक के द्वारा होती है। कौन सा कवक होगा सर? रोग कारक के बारे में बात करें तो इसका जो रोग कारक होता है वो कवक होता है। कवक कौन सा कवक? पायरिकुलेरिया ओराइजी। कौन सा है? पायरिकुलेरिया ओराइजी। डिजीज काजिंग एजेंट याद रखना पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक के द्वारा ये होता है। ओराइजी कवक के द्वारा ये होता है। तो दो डिजीज मैंने आपको बताई, एक बताई ब्राउन लीफ यानी कि बुरी पत्ती धब्बा रोग, बुरी पत्ती धब्बा रोग, और एक मैंने आपको बताया ब्लास्ट रोग जो एयरबोर्न डिजीज है। कौन सी बोर्न डिजीज है? एयरबोर्न डिजीज है। धान में एक लगता है उफरा रोग जो नेमेटोड के द्वारा लगता है, और एक और धान में रोकता है धान का टुंगरो रोग। टुंगरो वायरस जनित है, लीफ होपर कीट के द्वारा फैलता है। एक और इसमें लगेगा टुंगरो रोग, और इस टुंगरो रोग का डिजीज काजिंग एजेंट जो है वो कौन है? वायरस। और इस वायरस को फैलाने का काम कौन करेगा? अर्थात वाहक जो फैलाने का काम करता है, वो वायरस को फैलाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर। और इसमें जो वेक्टर का काम करता है वो लीफ होपर। कौन करेगा? लीफ होपर। यही चीज आप याद रखना, यही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि धान में टुंगरो डिजीज एक वायरस जनित रोग है, और इस वायरस जनित रोग को फैलाने का काम कौन करता है? वाहक का काम कौन करता है? लीफ होपर। कौन करेगा? लीफ होपर। याद रखना। एक उफरा रोग होता है नेमेटोड की वजह से। मैंने उफरा रोग पहले भी लिखाया था नेमेटोड में कि उफरा रोग होता है, उफरा रोग होता है वो नेमेटोड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? नेमेटोड की वजह से होता है। तो इसमें कार्बोफिरोन डालते हैं, नेमेटोसाइड डालते हैं, ये जो कार्बोफिरोन है उसके नियंत्रण के लिए। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। ब्लास्ट जो है मैंने बता दिया है, उफरा रोग मैंने बता दिया है, और ब्लास्ट डिजीज मैंने आपको बता दी, इंपोर्टेंट डिजीज मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में इसमें धान में एक डिजीज और लगती है जो बार बार पूछी जाती है। एक इसमें लगती है धान का खेरा रोग। धान का खेरा रोग तो सभी को पता है कि धान का खेरा रोग जो है ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, और वाई ए नेने ने इसकी खोज की थी। धान का जो खेरा रोग है
ये जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। किसकी डेफिशिएंसी से होती है? हाँ, जिंक की कमी, जस्ता की कमी वाले रोग खीरा, और इसकी खोज डॉक्टर YL नेने ने 1966 में पंतनगर में खोजा था इस रोग को। 1966 में YL नेने ने पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन्होंने खोजा था। किसने? YL नेने ने 1966 में धान का खीरा रोग। और ये किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। फूल गोभी में विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से, और धान में खीरा रोग जिंक की कमी से। कॉमन रोग हैं जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो, इसके नियंत्रण के लिए आपको खड़ी फसल में 0.5% जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। इसके कंट्रोल के लिए 2 वर्ष में एक बार आप जो है जिंक सल्फेट का यूज करोगे। अगर आप जिंक सल्फेट डालते हो तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खड़ी फसल में आप साल में या 2 साल में एक बार आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करोगे। 2 साल में एक बार खेत में आपको जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। या आप फोलियर स्प्रे कर सकते हो, जिंक को घोल के पानी में घोल के। फोलियर स्प्रे मतलब इस तरीके से आप पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हो। तो ये इसके इंपोर्टेंट रोग मैंने आपको बता दिए थे। खरपतवार के बारे में मैंने पहले बता ही दिया था कि कौन कौन से खरपतवार इसमें लगते हैं, कौन कौन से जो है हर्बिसाइड यूज करते हैं। हर्बिसाइड के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था। मैंने बताया था कि इसमें नकलची खरपतवार जो होता है वो इकाई कोनेला कुर्सीगेली मतलब सावा घास या बान गाड़ियास जो है वो होती है, और जंगली धान जिसको बोलते हैं। धान का मुख्य खरपतवार है आइकोर्निया क्रेपिपस, जलीय खरपतवार है, और एक बीजपत्री खरपतवार में जलकुंभी है जिसको बंगाल का आतंक कहते हैं। हर्बिसाइड के रूप में आपको मैंने बताया था कि प्रोपेनिल स्टाम F34 के रूप में लेते हैं 6 से 8 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। यानी कि आपको जो है खरपतवार नाशी जो हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड जिसको हम बोलते हैं खरपतवार नाशी, और ये जो खरपतवार नाशी जो है वो हम जो सबसे पहले हम प्रोपेनिल लेते हैं, जिसको स्टाम F34 के नाम से जानते हैं, ट्रेड नाम। और ये जो है 6 से 8 दिन के डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद में इसको यूज करते हैं, और 3 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद में बेंथियोकार्प जिसको हम सैटर्न, राजस्थान का खरपतवार नाशी है, एक बेंथियोकार्प भी लेते हैं। बेंथियोकार्प अगर राजस्थान के सापेक्ष आपको पूछा जाए तो बेंथियोकार्प आपके ऊपर टिक करके आओगे कि चावल में कौन सा हर्बिसाइड राजस्थान में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है? बेंथियोकार्प, और इसका ट्रेड नाम है सैटर्न। बस ये चीज याद रखना, 2 चीज। तो ये सारी चीज मैंने राइस से रिकॉर्डिंग सारी चीजें जो है मैंने आपको कंप्लीटली बताई हैं, डिटेल से बताई हैं, और इसमें जो है सारी चीजें। उसके बाद में ब्यूटाक्लोर भी लेते हैं प्री इमरजेंसी के रूप में। बीटाक्लोर भी हम इसमें धान में खरपतवार नाशी के रूप में लेते हैं। चौड़ी पत्ती खरपतवार के नियंत्रण के लिए वो 2,4-D लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको मैंने बताया कि इस तरीके से जो है इसके रोग मैंने बताए, इसके इंसेक्ट बताएं। इंसेक्ट और रोग में तो जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से, उसी तरीके से आपके मेन एग्जाम में पूछा जाता है। इंसेक्ट में हिस्पा कीट बता दिया, कोलियोपटेरा का है, और बुरा फुदगा रोग जो वेक्टर ग्रासिस्टेंट रोग फैलाता है, वायरल डिजीज रोग है। फिर उसके बाद में मैंने ये इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है और इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, रोग के बारे में मैंने ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज, भूरी पत्ती धब्बा, हेलिमिंथोस्पोरम ओराइजी कवक की वजह से होता है, जिसको बंगाल का अकाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1943 के अंदर बंगाल में अकाल पड़ा था। और किस रोग के कारण पड़ा था? इस रोग, इसलिए बंगाल का अकाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्लास्ट रोग है, रोग कारक है पायरिकुलेरा ओराइजी, एयरबोर्न डिजीज है जो हवा के द्वारा फैलती है। एक उफरा रोग है जो किसके द्वारा फैलता है? नेमेटोड के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? नेमेटोड के द्वारा। एक कौन सा रोग है? खीरा रोग है जो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। 1966 में YL ने पंतनगर के द्वारा इसकी खोज की थी।
तो इस तरीके से ये आज आपका जो राइस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और राइस में इल्ड के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसकी इल्ड कितनी होगी, वो अगर आपसे कोई पूछ ले तो इल्ड भी आप याद रखना। देखो इल्ड में उन्नत किस्मों में जो है 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टर और सिंचित क्षेत्र में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर लेते हैं। देखो सामान्य उपज के बारे में बात करें, सामान्य उपज कितनी प्राप्त होती है, सामान्य नॉर्मल उपज के बारे में बात करें तो नॉर्मल उपज जो होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर। अगर जहां संचित क्षेत्र है, जहां हम आसानी से पानी दे सकते हैं, जब भी पानी चाहिए उस समय दे सकते हैं, इरिगेटेड एरिया है, संचित क्षेत्र है, वहां पे जहां पानी देने के लिए उपयुक्त रिसोर्सेज हैं, वहां अपन 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें उपज मिल जाती है, प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें उपज मिल जाती है। और जहां पानी देने के रिसोर्सेज नहीं है, असंचित क्षेत्र है, वहां पर उन्नत किस्में का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको उपज मिल जाती है। तो ये आपका क्या है, उपज का ये इन असंचित क्षेत्र के लिए है। ये संचित, ये सामान्य उपज, जो नॉर्मल उपज प्राप्त होती है वो जो है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये राइस के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। किसी को कोई डाउट हो तो क्रॉप प्रोडक्शन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी, एनी डाउट, श्वेता, कुलदीप, राहुल, सुमन, पुष्पेंद्र, सरला, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मेज, मक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी। हॉर्टिकल्चर की नेक्स्ट क्लास आपकी 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और गवावा हमारा चल रहा था, उसमें किसी को डाउट है, कोई और चीज रह गई तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि ये चीज समझ में नहीं आई। जितनी चीज मैंने कल बताई थी उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। कल वाली जहां पर आपको वॉइस नहीं आ रही थी, मैं वहां पे भी एक बार बता देता हूं। मैंने जो है नर्सरी विधि के बारे में बताया था इस तरीके से। हाँ, मैंने चावल में खेती के प्रकार, कल्टीवेशन ऑफ टाइप ऑफ राइस के बारे में मैंने बताया था कि सबसे अच्छी विधि है नर्सरी विधि। नर्सरी विधि के द्वारा सबसे पहले मैंने बताया गीली क्यारी विधि। और इस गीली क्यारी विधि में मैंने यह कहा कि कोई किसान 1 हेक्टर में अगर वो चावल लगाना चाहता तो उसका 1/10वें भाग में वो क्या लगाएगा, नर्सरी लगाएगा। क्या लगाएगा, नर्सरी लगाएगा। और उसमें नर्सरी जो है वो 3 से 4 लीफ स्टेज में, मतलब 20 से 25 दिन में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और गीली क्यारी विधि में मैंने सीड रेट कितनी बताई थी, हाँ 40 से 45 केजी। बोलो, ये सारी चीजें मैंने आप बताई थी। नर्सरी की दूसरी विधि मैंने बताई डेपोंग विधि। कौन सी बताई, डेपोंग विधि, जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट मनीला के द्वारा विकसित की गई थी। 25 से 30 वर्ग मीटर प्रति हेक्टर की, इसको 1 हेक्टर के लिए इसमें कितना एरिया चाहिए, 25 से 30 वर्ग मीटर का एरिया चाहिए। और 1 वर्ग मीटर के लिए 3 केजी प्रति वर्ग मीटर सीड रेट चाहिए। अगर आपको 25 से 30 1 हेक्टर में लगाना है तो उसके लिए 1 हेक्टर के लिए 75 से 90 केजी, 75 से 90 केजी प्रति हेक्टर आपको इसमें डेपोंग विधि में सीड रेट चाहिए। अब इसमें क्या होता है, बिना मिट्टी के आप क्या कर सकते हो, बिना मिट्टी के इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, 11 से 13 दिन में तैयार हो जाती है। वो 20 से 25 दिन में तैयार होती है, ये 11 से 13 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद में मैंने अगली बताई एसआरआई विधि, 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है, 7.5 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से 100 वर्ग मीटर में। तो ये तीनों विधियां मैंने आपको बताई थी उस समय, बस और कुछ नहीं था, उस समय आवाज नहीं आ रही थी आपको। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो राइस के अंदर तो वो पूछ सकता है। आज आपका राइस कंप्लीट हो चुका है, अगली क्रॉप हम पढ़ेंगे।
डाउट है किसी को? बता दिया, अच्छा हाँ पहले बता दिया था मैं, टेस्ट वेट भी बता देता, आप बीच में आए थे। बासमती राइस का पर्व इसमें जो है किस तरीके से क्या करते हैं, सारा जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। एक बार प्रीवियस क्लास में हम बताएंगे, उसमें आपको एक्टिव कर देंगे तो इसमें सारी क्लासें मिल जाएगी आपको। बासमती राइस में जो है नॉर्मल हम राइस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल राइस में जो है वो कितना जो है टेस्ट बेस्ड होता है, तो 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है नॉर्मल में, बासमती में 21 ग्राम जो होता है वो होता है, ठीक है। इसमें जो बोनेपन की जीन है वो भी बता दी थी मैंने, डी ड्यू जीन जो है वो होती है। इसमें मैंने सुपर चावल, संकर धान, सुपर चावल जो है ये सारी चीजें मैंने, और बुआई के समय के अनुसार इसका वर्गीकरण भी मैंने बता दिया था कि चावल में खरीफ, शरद, वर्षाकालीन जिसको हम बोलते हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार में हस, स्थानीय नाम उसका क्या है हस, जो मई जून में बोते हैं, ये भी मैंने पूरा लिखा दिया था। रवि में अमन जो होती है, अगहानी बिहार उड़ीसा में डालते हैं, बोते हैं, स्थानीय नाम है। जून जुलाई में उसकी बुआई करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी नवंबर दिसंबर में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बसंत जो समर सीजन में, बोरो जिसको बोलते हैं, बुआई का समय नवंबर दिसंबर और कटाई का समय मार्च अप्रैल होता है। किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई मैसेज नहीं आया है, जो भी आपका पहले वाला रह गया था वो चैप्टर में एक्टिव कर दूंगा उस पे, तो आप उस पे देख लेना और एक बार मैं रिवीजन कर दूंगा। सारी क्लासेस यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं, कभी भी देख लेना, टॉपिक वाइज टॉपिक, कौन सा टॉपिक क्या है, नाम पूरा, ठीक है। अब जो है अगली जो है जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो क्लास में स्टार्ट करेंगे हम मेज मक्का के बारे में, ठीक है।